नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत में जमीन से जुड़े एक कहना चाहिए काफी उलझे हुए मुद्दे पर। जी। मालिकाना हक, इससे जुड़े जो विवाद हैं और सबसे जरूरी इनसे कैसे बचा जाए। हमारे पास जो जानकारी है वो इन पेचों पर काफी रोशनी डालती है। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। मकसद सीधा सा है, ये समझना कि कोई जमीन का असली कानूनी मालिक कैसे बन सकता है और वो कौन सी बिल्कुल आम चूक है जो लोगों को सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा देती हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत ही एक थोड़ी चौंकाने वाली बात से करते हैं। क्या अंदाजा है कि सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री करवा लेना ही मालिकाना हक की गारंटी नहीं है? ये बहुत ही आम गलतफहमी है। हाँ, और इसी वजह से न जाने कितने लोग परेशान हैं। आज इसी गांठ को खोलते हैं जरा विस्तार से। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गांव के या कम पढ़े लिखे लोगों की समस्या हो। अच्छे खासे पढ़े लिखे शहरी लोग भी इस जानकारी की कमी में फंस जाते हैं। सही बात है। ये गलतफहमी इतनी आम है कि ये भूमि विवादों का एक बहुत बड़ा कारण बन चुकी है असल में। हाँ, और ये विवाद कोई छोटे मोटे नहीं होते। हमने जो देखा है, जो जानकारी सामने आती है, उसके मुताबिक अदालतों में जो मामले हैं, चाहे वो सिविल हों या क्रिमिनल, जी, जैसे मारपीट, यहाँ तक कि हत्या और अपहरण के मामले भी, उनकी जड़ में कहीं ना कहीं आप देखें तो जमीन का झगड़ा ही निकलता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये हकीकत है और इसकी सबसे बड़ी वजह है, जैसा आपने कहा, कानूनी प्रक्रियाओं और जो जरूरी कागजात हैं उनके बारे में सही जानकारी का ना होना। जो लोग इन नियमों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं वो काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं वो अनजाने में ही इन विवादों के जाल में उलझ जाते हैं और फिर उनका कीमती वक्त, पैसा सब अदालतों में ही जाता रहता है। और जैसा हमने शुरू में कहा, सबसे बड़ी चूक यही है, रजिस्ट्री को ही सब कुछ मान लेना। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं और सोचते हैं बस अब जमीन हमारी हो गई, चैन की सांस लेते हैं। हाँ, और फिर असली झटका तब लगता है जब वो जमीन पर मान लीजिए कुछ बनाने जाते हैं या कब्जा लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और तब पता चलता है कि कोई और भी है जो उस पर अपना दावा ठोक रहा है। बस यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, भागदौड़ और सालों चलने वाली मुकदमेबाजी। और ऐसे में जाहिर है लोग सीधे पुलिस के पास भागते हैं अपनी रजिस्ट्री के कागज लेकर कि देखिए ये तो मेरी जमीन है, लेकिन वहां भी कुछ खास मदद नहीं मिलती है ना। बिल्कुल, पुलिस सिर्फ रजिस्ट्री का कागज देखकर कुछ नहीं कर सकती। अगर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो पुलिस का सीधा जवाब होता है आप सिविल कोर्ट जाइए, क्योंकि मालिकाना हक तय करना पुलिस का काम नहीं है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। अच्छा। जमीन का असली मालिक कौन है ये तय करना तो अदालत का काम है। तो फिर सवाल उठता है कि असली मालिक कौन है, ये कैसे तय होता है? यहीं पर वो शब्द आता है जिसका जिक्र बार बार होता है, दाखिल खारिज। ये क्या चीज है? सही पकड़ा आपने। दाखिल खारिज ही वो कहना चाहिए चाबी है जो आपको कानूनी तौर पर जमीन का मालिक बनाती है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है सरकारी रिकॉर्ड, यानी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रजिस्टर होता है उसमें पिछले मालिक का नाम हटाना, खारिज करना और नए मालिक यानी खरीदार का नाम दर्ज करना, दाखिल करना। ओके। इसी को अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। ये वो कदम है जो रजिस्ट्री के ठीक बाद उठाना बेहद जरूरी है। लेकिन ये हुआ है या नहीं, इसका पक्का सबूत क्या है? मतलब आम आदमी कैसे समझे कि हाँ भाई मेरा नाम सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ गया है? इसका सबसे ठोस और कहिए तो आसान सबूत है जमीन की टैक्स रसीद। टैक्स रसीद। दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अच्छा। और सरकार अब आपको उस जमीन का मालिक मानती है। यही रसीद इस बात का प्रमाण है कि आप उस जमीन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मतलब टैक्स दे रहे हैं। तो मतलब रजिस्ट्री के बाद जब तक टैक्स रसीद अपने नाम से ना आए, बिल्कुल, तब तक चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए, कह सकते हैं, क्योंकि बिना दाखिल खारिज के सिर्फ रजिस्ट्री आपको वो कानूनी सुरक्षा नहीं देती जिसकी आपको जरूरत है। कोई भी व्यक्ति इस कमी का फायदा उठाकर आपके मालिकाना हक को चुनौती दे सकता है। ये तो एकदम साफ हो गया कि रजिस्ट्री पहला कदम है, लेकिन दाखिल खारिज ही असली मंजिल है कानूनी तौर पर। तो एक सुरक्षित मालिकाना हक के लिए कौन कौन से दस्तावेज हैं जो बिल्कुल संभाल कर रखने चाहिए? हाँ, कुछ बेहद जरूरी दस्तावेज हैं जिनका होना बहुत मायने रखता है। मैं बताती हूँ जी। पहला तो है, जाहिर है, रजिस्टर्ड डीड या रजिस्ट्री का कागज। ये आपकी खरीद का पहला कानूनी सबूत है। इसके बिना तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसा हमने कहा ये अकेला काफी नहीं है। ठीक है।
दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, दाखिल खारिज म्यूटेशन का प्रमाण पत्र या उसका आदेश। ये वो दस्तावेज है जो साबित करता है कि सरकारी रिकॉर्ड में जमीन आपके नाम पर दर्ज हो चुकी है। यही असली स्वामित्व का प्रमाण है। ये जरूरी है। तीसरा, नियमित रूप से भरी गई टैक्स की रसीदें। ये सिर्फ टैक्स भरने का सबूत नहीं है, बल्कि ये दिखाती हैं कि आप लगातार उस जमीन पर अपना हक जता रहे हैं और सरकार की नज़र में आप ही उसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, और इसमें वो बात भी थी ना कि अगर लगातार टैक्स ना दिया जाए तो? हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। जानकारी के अनुसार अगर लगातार 30 साल तक किसी जमीन का टैक्स जमा नहीं किया गया तो सरकार उसे अपनी संपत्ति मान सकती है। तो नियमित टैक्स भुगतान सिर्फ अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। 30 साल, ये तो काफी लंबा समय है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। और चौथा, अगर संपत्ति पुश्तैनी है यानी आपको विरासत में मिली है, तो खतियान की प्रमाणित प्रति बहुत जरूरी हो जाती है। खतियान, ये क्या होता है? खतियान एक तरह से जमीन की जन्म पत्री या कह लीजिए मूल रिकॉर्ड होता है। इससे पता चलता है कि जमीन मूल रूप से किसके नाम थी और फिर कैसे किसके पास गई। पैतृक संपत्ति के मामलों में अपना अधिकार साबित करने के लिए ये एक बहुत अहम दस्तावेज है। समझ गया। तो ये 4 दस्तावेज, रजिस्टर डीड, दाखिल खारिज का सबूत, टैक्स रसीदें और अगर जरूरी हो तो खतियान, ये हो गए सुरक्षा कवच की तरह। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग जमीन खरीदते वक्त ही कुछ ऐसी चूक कर जाते हैं जिनसे ये कवच कमजोर पड़ जाता है या शायद टूट भी सकता है। ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर खरीदार को बचना चाहिए? गलतियां तो कई होती हैं, पर कुछ बहुत आम है और उनके नतीजे कहना चाहिए काफी गंभीर हो सकते हैं। जैसे कि? हाँ, पहली और बहुत प्रचलित गलती है पावर ऑफ अटॉर्नी, पीओए के आधार पर जमीन खरीदना। अच्छा, पीओए? जी, ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर चिंता जताई है। कहा है कि पीओए के जरिए होने वाले सौदों से मुकदमों का अंबार लग गया है। क्यों? ऐसा क्यों है? समझने वाली बात यह है कि जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है वो सिर्फ एक एजेंट है, जमीन का मालिक नहीं। हो सकता है मालिक ने उसे बेचने का अधिकार दिया हो, लेकिन फिर भी सौदा हमेशा असली मालिक से ही करना चाहिए, चाहे थोड़ी भागदौड़ ज्यादा क्यों ना करनी पड़े। हाँ, ये सुविधा के चक्कर में लोग अक्सर बड़ा जोखिम उठा लेते हैं। लगता है कि पीओए रजिस्टर्ड है, वकील ने बनाया है तो सब ठीक होगा। बिल्कुल, लेकिन असली मालिक ना होने का खतरा तो बना ही रहता है। हो सकता है पीओए कैंसिल हो गया हो या मालिक ने किसी और को भी बेच दिया हो। सही बात है। दूसरी गलती क्या है? दूसरी बड़ी गलती, हाँ, अविभाजित पैतृक संपत्ति का हिस्सा खरीदना। अविभाजित मतलब जिसका बंटवारा ना हुआ हो। हाँ, सोचिए, एक जमीन है जिसके 4 भाई बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन अभी तक उसका सरकारी तौर पर कागजों में बंटवारा नहीं हुआ है। सब साथ में खेती कर रहे हैं या जमीन खाली पड़ी है। ठीक। अब आप किसी एक भाई से उसका कथित चौथा हिस्सा खरीद लेते हैं। ये बहुत खतरनाक सौदा है। क्यों? क्योंकि जब बाद में बाकी भाई बंटवारे पर सहमत नहीं होंगे, या वो कहेंगे कि इस भाई का हिस्सा इतना नहीं बनता, या वो उस बिक्री को ही नहीं मानेंगे, तो आप सीधे सीधे उस पारिवारिक विवाद में फंस जाएंगे। आपका पैसा और जमीन दोनों अटक सकते हैं। ओह, यानी खरीदने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि जमीन का कानूनी बंटवारा हो चुका है और बेचने वाले के हिस्से में वही जमीन आ चुकी है जो वो बेच रहा है, नक्शे पर भी। बिल्कुल। तीसरी गलती जो आजकल के सामाजिक और कानूनी बदलावों के चलते बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों को नजरअंदाज करना। अच्छा, ये बेटियों के हक वाली बात। जी हाँ, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू होने के बाद पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों का भी बेटों के बराबर हक है, चाहे उनकी शादी हुई हो, ना हुई हो या वो विधवा हो। अगर कोई जमीन सिर्फ बेटों से खरीदी गई है और उनकी बहनों की सहमति नहीं ली गई या उनके हिस्से का भुगतान नहीं किया गया, तो वो बहनें बाद में उस बिक्री को अदालत में चुनौती दे सकती हैं और कानून उनके पक्ष में है। तो ये 2005 का संशोधन वाकई बहुत अहम है और इसकी जानकारी होना हर खरीदार के लिए जरूरी है, वरना बाद में बड़ी कानूनी उलझन खड़ी हो सकती है। निश्चित रूप से। और चौथी आम गलती है बिना जांची परखी या असत्यापित वसीयत विल के आधार पर जमीन खरीदना। वसीयत के आधार पर? हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि ये जमीन मुझे वसीयत में मिली है और अब मैं इसे बेच रहा हूँ,
लेकिन सिर्फ वसीयत का कागज देख लेना काफी नहीं है। क्यों? वसीयत तो कानूनी दस्तावेज है, लेकिन एक अहम बात कही जाती है कि वसीयत को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है कि ये वसीयत सही है या नहीं है। इस प्रक्रिया को प्रोबेट करवाना कहते हैं। ये हर जगह शायद अनिवार्य न हो, पर जहां जरूरी है वहां इसके बिना वसीयत पक्की नहीं मानी जाती। अच्छा। और दिक्कत ये है कि कई वसीयतें जाली निकलती हैं, या उन पर हस्ताक्षर असली नहीं होते, या उन्हें दबाव में बनवाया गया होता है। जब तक वसीयत की प्रामाणिकता पर शक हो या उसे कानूनी तौर पर प्रमाणित न किया गया हो, उसके आधार पर जमीन खरीदना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मतलब ये कि दूसरे कानूनी वारिस कभी भी उस वसीयत को चुनौती दे सकते हैं और आपकी खरीदी हुई जमीन पर दावा कर सकते हैं। तो वसीयत के मामले में तो खास तौर पर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और कानूनी प्रमाणीकरण यानी प्रोबेट वगैरह पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बड़ी दिलचस्प और थोड़ी कहना चाहिए भ्रम पैदा करने वाली बात पर आते हैं, प्रतिकूल कब्जा, ये एडवर्स पोसेशन। हाँ, ये बहुत सुनने में आता है। एक आम धारणा है और कई बार लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी देते हैं कि अगर कोई किसी की जमीन पर 12 साल तक लगातार काबिज रहे तो वो जमीन उसकी हो जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये आधा सच है और इसे बहुत ज्यादा सरल करके समझा जाता है, जिससे काफी भ्रम फैलता है। कानून इतना सीधा नहीं है। तो फिर क्या है? पहली बात, अगर असली मालिक के पास जमीन का दाखिल खारिज है और वो नियमित रूप से टैक्स भर रहा है, तो सिर्फ किसी के 12 साल या उससे ज्यादा कब्जा रखने से वो मालिक नहीं बन जाएगा। अच्छा। हाँ, एडवर्स पोजेशन का दावा करने के लिए कब्जा करने वाले को बहुत सी कड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे उसे ये साबित करना होगा कि उसका कब्जा बिना किसी रोक टोक के पीसफुल था, खुले तौर पर ओपन था, लगातार कंटिन्यूअस था और सबसे जरूरी, असली मालिक के हक के विरुद्ध हॉस्टाइल था। मतलब वो ये जता रहा था कि मैं ही मालिक हूं। ये सब साबित करना तो मुश्किल होगा। बेहद मुश्किल होता है। इसलिए सिर्फ 12 साल का आंकड़ा सुनकर ये मान लेना कि कब्जा करने वाला मालिक बन गया, ये गलत है। तो फिर असली मालिक को क्या करना चाहिए अगर उन्हें पता चले कि कोई उनकी जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है? क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए कि 12 साल ना हो जाए? बिल्कुल नहीं। मालिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी जमीन के प्रति सतर्क रहना। अगर पता चले कि कोई कब्जा कर रहा है या करने की कोशिश में है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। तो क्या करें? तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना हो या सीधे अदालत में केस फाइल करना हो। अगर मालिक चुप रहता है या ढिलाई बरतता है, तो कब्जा करने वाले को शह मिलती है और वो परेशान कर सकता है। हाँ, वो भले ही अंत में केस हार जाए, लेकिन वो मालिक को परेशान करने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए मुकदमा जरूर कर सकता है। इसमें असली मालिक का बेवजह समय, पैसा और मानसिक शांति भंग होती है। मतलब अपनी संपत्ति के प्रति सजगता और समय पर एक्शन लेना ही बचाव है, सुस्ती ठीक नहीं। बिल्कुल। तो चलिए अब बात करते हैं उन ठोस कदमों की जो भूस्वामियों को अपनी जमीन सुरक्षित रखने के लिए उठाने चाहिए। एक तरह से क्या है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस? हाँ, कुछ बहुत जरूरी और व्यवहारिक कदम है जो हर जमीन मालिक को अपनाने चाहिए। बताइए। पहला, जैसे ही रजिस्ट्री हो, बिना देर किए दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए आवेदन करें और उसे पूरा करवाएं। इसे कल पर बिल्कुल ना टालें। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, पहला कदम दाखिल खारिज। दूसरा, हर साल नियमित रूप से जमीन का टैक्स या मालगुजारी भरें और उसकी रसीदें संभालकर फाइल में लगाकर रखें। ये आपके लगातार स्वामित्व का सबसे बड़ा सबूत है। हर साल टैक्स और रसीदें संभालना। ओके। तीसरा, समय समय पर अपनी जमीन पर खुद जाएं, उसका मुआयना करें, देखें कि वहां सब ठीक है या नहीं। सिर्फ कागजों पर मालिक बने रहना काफी नहीं है, फिजिकली देखना भी जरूरी है। हाँ, ये भी जरूरी है, जमीन पर नजर रखना। चौथा, अगर संभव हो और जरूरी लगे तो अपनी जमीन की घेराबंदी या बाउंड्री वॉल करवाएं। इससे अतिक्रमणकारियों को दूर रखने में मदद मिलती है और आपकी सीमाएं भी स्पष्ट रहती हैं। बाउंड्री वॉल, ठीक है। और पांचवा, सबसे अहम, अगर आपके पास सारे दस्तावेज सही हैं, दाखिल खारिज हो रखा है, आप टैक्स भर रहे हैं, फिर भी कोई आपकी जमीन पर अवैध दावा करता है या कब्जा करने की कोशिश करता है, तो तुरंत पुलिस में FIR दर्ज कराएं और साथ ही किसी अच्छे वकील से कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्रवाई करें।
चुप बिल्कुल ना बैठें। FIR और कानूनी सलाह, ये वाकई बहुत ठोस और काम की सलाह है। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर निचोड़ देखें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है। दूसरी, सही दस्तावेज, खासकर टैक्स रसीदें और पैतृक संपत्ति के लिए खतियान संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। और जमीन खरीदते समय कुछ लाल झंडों को पहचानना जरूरी है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी से बचना, अविभाजित संपत्ति न खरीदना, वसीयत को अच्छी तरह परखना और महिला उत्तराधिकारियों के कानूनी हक का सम्मान करना। हाँ, ये सावधानियां आपको भविष्य के बड़े झगड़ों और अदालती कार्रवाइयों से बचा सकती हैं। और हाँ, अपनी जमीन पर नजर रखना और टैक्स समय पर भरना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। आज हमने ये कानूनी दांव-पेंच, दस्तावेजों की अहमियत और प्रक्रियाओं की बात की। ये सब सुन के मेरे मन में एक सवाल आ रहा है हाँ, पूछिए। कि क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए जमीन के सारे रिकॉर्ड्स का पूरी तरह डिजिटल हो जाना, ये शायद ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें, क्या ये इन सारी जटिल कागजी कार्रवाइयों को आसान बना पाएंगी? क्या इनसे ये विवाद कम होंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उम्मीद तो यही है कि टेक्नोलॉजी मदद करेगी, डिजिटल रिकॉर्ड्स, जियो टैगिंग, शायद ब्लॉकचेन से पारदर्शिता बढ़ेगी, रिकॉर्ड्स में हेरफेर मुश्किल होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी है, या फिर जो इंसानी पहलू हैं, जैसे पारिवारिक झगड़े, लालच, नियमों की जानकारी का अभाव और कभी-कभी सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार, क्या ये हमेशा इन मामलों को उलझाते रहेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए? हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। टेक्नोलॉजी बनाम मानवीय स्वभाव, भविष्य में जमीन के मालिकाना हक का मुद्दा इन दोनों के बीच कैसे शक्ल लेगा, ये सोचने के लिए एक जरूरी बिंदु है। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।